नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीसरा मोर्चा या तीसरे दल की क्या अहम भूमिका हो सकती है, इसे लेकर आज गहन चिंतन मनन चल रहा है। 2003 में छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी को 4.45% वोट मिला था और उस वक्त विद्याचरण शुक्ला के नेतृत्व वाली एनसीपी को 7% से ज्यादा वोट मिले थे। वो एक ऐसा मौका था जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 2.5% ज्यादा वोट लेकर पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनसीपी का अधिकांश वोट कांग्रेस का ही पारंपरिक वोट माना जा रहा था। जो 7% से ज़्यादा वोट एनसीपी ने लिए थे, यदि एनसीपी उस वक्त नहीं लड़ती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। कालांतर में छत्तीसगढ़ में एनसीपी का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने फिक्स और कोर वोट लेती रही। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को 4.25% वोट मिले थे और जोगी कांग्रेस यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7.4% वोट मिले थे। पिछले बार बसपा को छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली थी और जोगी कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। यानी कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं गेम चेंजर की भूमिका में रहती है, खासकर बिलासपुर जिले की कुछ अहम सीटों में जहां बसपा का खासा दबदबा रहता है। ऐसे इलाकों के 7 जिलों की 9 सीटों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव को 2.5 से 3 महीने का समय है, लेकिन बसपा ने जिन 9 प्रत्याशियों को जिन इलाकों में मैदान में उतारा है, उससे 2023 की कहीं ना कहीं सत्ता की दशा दिशा बदल सकती है। प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा को अपनी जमीनी रणनीति पर इन इलाकों में पुनर्विचार करना पड़ सकता है। मैं एक छत्तीसगढ़ के पिछले सभी 4 विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही, चाहे वो 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो या पिछला विधानसभा 2018 हो। इन विधानसभा चुनाव में बसपा की भूमिका को जानने समझने से पहले जो 9 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिन इलाकों में की गई है, उन पर हमें गौर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीएसपी के अध्यक्ष हेमंत सिंह पोयाम ने बिलासपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बलरामपुर में 9 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें प्रत्याशियों के चयन को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। 4 अनुसूचित जाति के अलावा 4 सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं और 1 आदिवासी प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा गया है, जिसमें केशव चंद्र जो लगातार 2 बार के बसपा से विधायक हैं, उन्हें भी वापस मैदान में उतारने का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में करीब 13% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। हालांकि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक रूप से सामने जाहिर नहीं की गई है और इस वर्ग के मतदाताओं का दावा है कि इनकी संख्या 15 से 16% है। आधिकारिक रूप से जब तक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक राजनीतिक दल इनकी संख्या 13% ही मानकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो ओबीसी के मतदाता हैं, जो बहुसंख्यक हैं, करीब 50% की आबादी होगी, इनके लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की एक अलग ही गाइडलाइन काम करती है। यह भी गौर करने वाली बात यह है कि बसपा का कोर वोटर अनुसूचित जाति वर्ग का मतदाता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के अलग अलग जातियों के मतदाता है, लेकिन सतनामी समाज या बहुसंख्यक अनुसूचित जाति का मतदाता माना जाता है, जिनके प्रमुख गुरु रुद्र कुमार छत्तीसगढ़ शासन में मौजूदा समय में कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, बहुजन समाज पार्टी का एक फिक्स कोर वोटर होता ही है। 2003 में जहां बहुजन समाज पार्टी को 4.45% वोट मिले थे, तो 2008 में 6.11% वोट मिले थे, जबकि 2013 में 4.27% वोट मिले थे और 2018 में जब जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी, तब बहुजन समाज पार्टी को 3.7% वोट मिले थे और इनके सहयोग से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7.4% वोट मिले थे। लेकिन मौजूदा हालात में क्षेत्रीय दलों की भूमिका 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए कितनी अहम होगी, यह गौर करने वाली बात होगी।
पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी थी, तब केजरीवाल की पार्टी को 0.9% वोट मिले थे और सीपीआई को 0.3% वोट मिले थे। यही कारण था कि इनकी तब चर्चा नहीं हुई थी। इस वक्त आम आदमी पार्टी 2023 के लिए एक बड़ी तैयारी को लेकर मैदान में उतर रही है, जबकि जोगी कांग्रेस की ओर से अमित जोगी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की कोई खास भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी मां रेणु जोगी जो विधायक हैं उनकी तबियत खराब है। इस तरह की बातों को राजनीति में कोरी बहानेबाजी माना जाता है। जो भी परिस्थितियां हैं वो सबके सामने है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह की तैयारी अभी से शुरू की है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों के रणनीतिकारों के माथे पर इससे बल पड़ गया है। क्योंकि यदि हम पिछले 4 विधानसभा के चुनाव परिणामों पर गौर करें तो मामूली अंतर से ही सरकारें बनती रही है। पहला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने करीब 2.5% वोटों से जीता था, तब एनसीपी और बसपा के कारण ऐसा माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला था। यहाँ गौर करना होगा कि दूसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी 2008 में, तब भी बसपा की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, क्योंकि बसपा को उस वक्त 6.11% वोट मिले थे और ये अधिकांश वोट अनुसूचित जाति वर्ग के थे और अनुसूचित जाति वर्ग का मतदाता कांग्रेस का ही कोर वोटर माना जाता रहा है। जब 0.25% के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली थी, तब ऐसे में बसपा की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि पहले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी। अब इसके बाद 2013 में जब चुनाव हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 41.4% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 49, और कांग्रेस को तब वोट मिले थे 40.29% और सीटें मिली थी 39, यानी 1.5% से भी कम के अंतर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का फासला था 10 सीटों का। तब 2013 में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे 4.27%। तब बसपा का एक विधायक जीता था और एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। तब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने भी खेल खराब करने की कोशिश की थी। हालांकि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को तब 1.7% ही वोट मिले थे। अब मैं बात करता हूं पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में कैसी किसकी भूमिका थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 43.1% से अधिक वोट मिले थे और 67 विधायक जीत कर आए थे। तब भारतीय जनता पार्टी को 32.8% वोट मिले थे और सीटें घटकर सीधे हो गई 15। तब बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस पार्टी जे गठबंधन का चुनाव हुआ था। ऐसे गठबंधन को 11% वोट मिल गए थे। जबकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा का जो वोटों का अंतर है वो 10% से थोड़ा ही ज्यादा था। तब जनता कांग्रेस को 7.4% वोट मिले थे और 5 सीटें मिली थी और बसपा को 3.7% और विधायक बने थे 2। छत्तीसगढ़ के इन वोटों के गुणागणितों से इतना तो स्पष्ट है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी की भूमिका उल्लेखनीय होने वाली है। तीसरा मोर्चा हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुराना इतिहास रहा है, यदि मैं पिछले विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दूं जहां वोटों का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसके पहले जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा था उससे इतना तो तय है कि क्षेत्रीय दलों की एक बार फिर से अहम भूमिका हो सकती है। मध्य प्रदेश के जमाने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक भूमिका हुआ करती थी। जब छत्तीसगढ़ नया नया बना था तब भी हीरा सिंह मरकाम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास 1 सीट थी। नए दौर में जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इस बदले हुए हालात में कितना फर्क 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीति में रुचि रखने वालों को अच्छी तरह से समझना होगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को कोसने और गाली देने से हुआ है। लगातार कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध, खासकर घोटालों को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी आक्रामक रही, वही आम आदमी पार्टी जब पहली बार सरकार बनाई थी 49 दिनों की उनकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर ही बनी थी। यानी राजनीति में वैचारिक मूल्यों का जिस तरह से हास हुआ, कहीं नीतियां और सिद्धांत पीछे छूट गए। ऐसे ही कारणों से आम जनता का राजनीति से कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है और लोग राजनीति से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं। जबकि राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से हम लगातार इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। साफ सुथरे लोगों को आप चुने, 5 साल का भविष्य देश और समाज की भलाई के लिए जो दे सकें, ऐसे लोगों की पहचान करें, वरना गलत लोगों का कब्जा राजनीति में हो जाएगा, शासन में हो जाएगा और जनता एक बार फिर से बेचारी बनी रह जाएगी। आज के अंक के लिए इतना ही। आज के अंक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा आत्मीयता से, मजबूती से बना रहे। नमस्कार।